एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। एनसीईआरटी के पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे, मतलब ये और 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर, क्रमशः दो छोटे आवेशित गोलों पर, मतलब एक इस गोले पर 2 × 10⁻⁻7 जो कि Q1 है इस पर, और दूसरे पर 3 × 10⁻⁻7 जो कि Q2 है इस पर आवेश हैं, मतलब इतना इतना आवेश इन दोनों पर है। उनके बीच कितना बल है, मतलब इन दोनों के बीच कितना बल लग रहा है, हमें यही जो है वो ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप लोग जानते हैं कि Q1 का मान हमें दिया हुआ है कितना, 2 × 10⁻⁻7। Q2 का मान दिया हुआ है 3 × 10⁻⁻7 और हमें क्या दिया है, R का मान दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो ये जो हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है इसे हम पहले मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो हो जाएगा 30 × 10⁻⁻2। तो अब क्या आपको पता होगा कुलाम के नियम से हम बल ज्ञात करने के लिए कुलाम का नियम ही लगाते हैं। तो कुलाम के नियम से 1/4 πε0 Q1 Q2 बटे में होता है R²। तो F बराबर 1/4 πε0 का मान आप लोग जानते हैं कितना होता है, 9 × 10⁻9। Q1 का मान होता है 2 × 10⁻7 और Q2 का मान होता है 3 × 10⁻7 और बटे में R का मान हमें दिया हुआ है कितना, 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर R का स्क्वायर है, इसीलिए 30 × 10⁻⁻2 फिर से। तो 3 × 10 30 और 2 से काट दिया जाएगा 15, 3 × 9, 3 × 5 15, 50 हो गया नीचे। यहाँ हमारा हो गया कितना, ये हमारा आ गया 3/50। एफ का मान आ गया 3/50, इधर 10/7 हो गया 10⁻⁻14 और ये जो 9 था 9 × 10⁻⁻ प्लस में 9 बटे में 2 हो गया कितना, 4 10⁻⁻4 10⁻⁻ और 50 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 3 0.0 300, 15 छक्के 50 छक्के 300, ये कट गया, हो गया कितना, यह बराबर आ गया हमारा 0.06 गुणे -4 चल जाएगा ऊपर, हो जाएगा प्लस का 4, तो 9 11 12 13 10 9 10 11 12 13 हो जाएगा 10⁻9 गुणे 10⁻10 -14 गुणे 10⁻4। हमारा आंसर आ जाएगा 6 × 0.06 गुणे 10⁻⁻1, मतलब हो जाएगा हमारा F बराबर 6 × 10⁻⁻3 न्यूटन। ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसमें दिया हुआ है 0.4 माइक्रोकुलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर, ये 0.4 माइक्रोकुलाम का है, 0.4 माइक्रोकुलाम का है, इसके छोटे गोले पर मान लीजिए Q1 है, छोटे गोले पर अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण, मान लीजिए इस अन्य छोटे गोले के आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लग रहा है। ये 0.2 न्यूटन का बल लग रहा है। यदि दूसरे गोले पर, मतलब इस गोले पर 0.8 कूलाम आवेश हो, मतलब इस पर 0.8 कूलाम आवेश हो, तो दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है ये हमें ज्ञात करना है। और दूसरा हमें ज्ञात करना है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लग रहा है। तो फिर हमें क्या दिया हुआ है, Q1 का मान दिया हुआ है कितना, Q1 का मान हमें दिया हुआ है इसमें 0.4 माइक्रोकुलाम, मतलब किसी हम कुलाम में चेंज कर लेंगे तो 4 × 10⁻⁻7 कुलाम। तो Q2 का मान कितना दिया हुआ है 0.8 माइक्रोकुलाम, हो जाएगा कितना 8 × 10⁻⁻7 कुलाम। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें हमें R का मान हमसे पूछ रहा है और F का मान हमें जो है दिया हुआ है 0.2 न्यूटन। तो न्यूटन कुलाम के नियम से F बराबर 1/4 πε0 Q1 Q2 बटे में R²। तो इसका हम जब मान रखेंगे, मान में रख देते हैं, F का मान हमें दिया हुआ है 0.2 बराबर 1/4 πε0 का मान हमें दिया हुआ है कितना, हमें ε0 का मान दिया हुआ है 9 × 10⁻9। Q1 का मान हमें कितना दिया है 4 × 10⁻7 और Q2 का मान दिया हुआ है 8 × 10⁻7 बटे नीचे में कितना दिया हुआ है, उसका R² दिया हुआ है। R² को हम ऊपर भेजेंगे, 0.2 को हम नीचे लेकर के आएंगे।
आर स्क्वायर को हम ऊपर भेज देंगे यहाँ पर। आर स्क्वायर बराबर 9 गुणे 10 पर घाते 9 गुणे 4 गुणे 10 पर घाते -7 गुणे में 8 गुणे 10 पर घाते -7 बटे में 0.2। इससे काट देंगे, हो जाएगा 2 4 जा 8, हो जाएगा 40, क्योंकि जो पॉइंट है वो भी तो ऊपर चला जाएगा, तो पॉइंट जाएगा तो 8 से हो जाएगा 80 और फिर 2 से काटेंगे हो जाएगा 40। यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर 9 गुणे 10 पर घाते 9 गुणे 4 चौके 16 160 गुणे 10 पर घाते -14। तो ये जो 10 है 0 है, इसको हम इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 9 गुणे 10 पर घाते, एक जोड़ दिया हो गया 10 गुणे 16 गुणे 10 पर घाते -14। तो आर लिखेंगे, जो स्क्वायर है इसके अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट जब हम इसको लगाएंगे तो हो जाएगा 9 गुणे 10 पर घाते 10 गुणे 16 गुणे 10 पर घाते -14। इस पर हम अंडर रूट लगा दिए, तो जब अंडर रूट हटेगा तो हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर आर बराबर 3 गुणे 10 पर घाते 5 गुणे 16 का हो जाएगा 4 गुणे 10 पर घाते -7। तो हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 4 3 12 12 गुणे 10 पर घाते -7 में से +5 जाएगा, बचेगा कितना -2, हो जाएगा 2 मीटर। तो आर का मान आ जाएगा तो आर का मान हम ये लिख सकते हैं कि 12 सेंटीमीटर। ये हमारा आ जाएगा मान। पहले वाले जो पहले में हमसे पूछ रहा था कि दोनों गोलों के बीच की दूरी बताइए, देखिए हमसे प्रश्न क्या पूछ रहा था, दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है हमें ज्ञात करना था। तो पहले का मान हमसे आ गया। दूसरे में दिया हुआ था कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो आप जानते होंगे न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम के अनुसार जितना बल पहले गोले पर लगता है उतना ही बल दूसरे गोले पर भी लगता है, अगर वह दोनों आवेशित हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या एक दूसरे से आवेशों का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो जितना उस पर बल लग रहा है उतना ही उस पर भी बल लगेगा। इसीलिए हम ये लिख सकते हैं कि F1 इज इक्वल टू F2, F1 इज इक्वल टू F2 बराबर 0.2 न्यूटन। क्यों? क्योंकि इसमें हम कारण लिख सकते हैं, क्योंकि न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम के अनुसार, या फिर क्योंकि हटाइए, सीधा से लिख सकते हैं न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम के अनुसार। इतना भी अगर आप लिख देंगे तो आपके पार्ट 2 का जो आंसर था, पार्ट 2 का जो हमारा दूसरा भाग था वो आपका हो जाएगा। ये प्रश्न 1.3 को लगा रहे हैं। इसमें दिया हुआ है कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि ke² बटे g me मतलब इलेक्ट्रॉन का भार और प्रोटॉन का भार विमाहीन है, मतलब इसकी कोई विमा नहीं है। भौतिक निकाय की सारणी देख करके इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है, इन्हें बता दीजिए। तो इसमें पूछ रहा है कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए, क्या सुनिश्चित करना है कि ke² बटे में g me एक विमाहीन राशि है, इसकी कोई विमा नहीं है। तो हमें इसके लिए पहले इसकी विमा ज्ञात करनी होगी। तो k की जो विमा है, k की विमा है कितनी, m L³ a-2 t-4, ये k की विमा है। e की विमा कितनी है, e की विमा है a² t²। इसे मन करे तो रट लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कब काम आ जाए क्या भरोसा। g का दिया हुआ है m-1 L³ t-2, और क्या है, और इसमें दिया है me तो द्रव्यमान है तो यम ही रहेगा, और mp जो है मतलब प्रोटॉन का भार, इलेक्ट्रॉन का भार भी राशि यम ही और यम ही, क्योंकि द्रव्यमान किसी का भी हो, राशि जो मतलब जो विमा होती है वो हमेशा यम ही होता है द्रव्यमान का। तो के का क्या हो गया, सब इसको यहाँ लिख दीजिए, इसी फॉर्मूले में रख दीजिए सबको, और उसके बाद देखिए कैसे सिद्ध होता है कि एक विमाहीन राशि है। इलेक्ट्रॉन का a² t² बटे में हमें क्या दिया हुआ है, g का हो गया m-1 L³ t-2, और दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का, इन दोनों का जो विमा है उसको हम सीधा m² लिख देते हैं, कि दो जगह यम लिखने कोई फायदा है नहीं, सीधा m² ही लिख दें ज़्यादा ठीक है। m-1 जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ये जो यम है ये m² हो जाएगा, क्योंकि माइनस का है, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का m हो गया। L³ ये L³ नीचे है, किसका है, L³ प्लस का है, ऊपर जाएगा हो जाएगा माइनस का,
माइनस का 3, इसको आप काटिए क्योंकि माइनस का ये जो माइनस यहाँ 1 है ये जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, तो प्लस यम कितना हो गया +2m, और नीचे +2m, जब +2m ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, तो ये इससे कट जाएगा। यल क्यूब क्या किसका है, प्लस का यल क्यूब है, ऊपर जाएगा हो जाएगा माइनस का यल क्यूब, तो माइनस का यल क्यूब और प्लस का यल क्यूब क्या होगा, कट जाएगा। यल पर माइनस ओ टी पर -2 है, और यहाँ पर क्या है प्लस टी पर -2 है, ओ +2 है, तो टी पर -2 जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 2, और प्लस का 2 और प्लस का 2 हो जाएगा प्लस का T4, और प्लस का T4 माइनस के T4 से कट जाएगा। ये जब ऊपर चढ़ जाएगा तो ये भी कट गया। अब एक पर क्या है -2 है और ए पर +2 है, तो ये भी कट गया, तो बचा क्या आपके पास, कुछ नहीं। तो इसीलिए ये एक विमाहीन राशि, इसके सभी विमाएं एक दूसरे से निरस्त हो जाती हैं, जिसके कारण यह सिद्ध होता है कि ये एक विमाहीन राशि है। ये स्टेटमेंट चाहे तो आप लिख दीजिए। और क्या पूछा है, अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। अनुपात का भी चलिए मान ज्ञात कर लेते हैं। अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें दिया क्या था, इसने हमें केवल एक चीज दिया था, वो है k²/g m/e/m/p। अब इसमें हम आंकिक मान रखेंगे तभी हमारा अनुपात का मान ज्ञात हो पाएगा। आंकिक मान इसमें हम रख देते हैं, तो आंकिक भाग का हम इसमें हल प्राप्त करेंगे, तो हो जाएगा क्या चीज, हो जाएगा के का मान कितना होता है 9 × 10⁻9। ई का मान कितना होता है 1.6 × 10⁻−19। इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, बटे में क्या दिया हुआ है जी का मान, तो जी का मान आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कितना 6.67 गुणे में 10⁻11। और क्या इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है वो कितना होता है 9.1 × 10⁻31, और प्रोटॉन का जो भार होता है वो होता है 1.66 × 10⁻27। जब इस इतने को आप पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो आंसर है वो सीधा हम बता दे रहे हैं, आप इसको सॉल्व कीजिएगा आराम से, वीडियो लंबी नहीं करेंगे। 2.29 × 10⁻29। तो ये जो हमें दिया हुआ था, जब देखिए ke², अगर आप देखेंगे तो इसमें हमसे क्या पूछ रहा था कि इसके अनुपात का मान बताइए। तो अनुपात का मान आप देख लीजिए ke² मतलब ई हम लिख सकते हैं ना r² बटे में जो हमारा गुरुत्व बल का मान होता है m/e/m/p बटे में r²। ये जो हमारा गुरुत्व बल है ये हमारे वैद्युत बल से कम होता है, अर्थात जो वैद्युत बल होता है वो गुरुत्व बल की तुलना में बहुत ही अधिक होता है। यही ये चीज बताना चाह रहा है, जो अनुपात है ये हमसे यही बताना चाह रहा है कि जो गुरुत्व बल होता है वो वैद्युत बल से कम होता है। मतलब यह अनुपात बताता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच वैद्युत बल गुरुत्व बल की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। ये जो वैद्युत बल है ये हमारा इस गुरुत्व बल की तुलना में अधिक शक्तिशाली है, ये अधिक पावरफुल है। किसकी तुलना में, ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में। ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थात गुरुत्व बल की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। ये स्टेटमेंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं, हम स्टेटमेंट बोल दे रहे हैं। स्टेटमेंट है यह अनुपात बताता है कि इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच वैद्युत बल गुरुत्व बल की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। अगर इतना आप लिख दीजिए तो ये सिद्ध हो गया, और ऐसे आप इस चीज को लिख दीजिएगा इस स्टेटमेंट को बस, कि ये देखिए ke²/g m/e/m/p। ke² क्या है, ये हमें क्या दिया हुआ है वैद्युत बल का मान दिया हुआ है, और g m/e/m/p कहाँ है गुरुत्व बल का मान दिया हुआ है। तो ये सिद्ध हो गया कि जो ये गुरुत्व बल है ये वैद्युत बल की तुलना में बहुत ही कम है, ये अधिक पावरफुल है वैद्युत बल, और ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्व बल जो है वो कम पावरफुल है। आइए प्रश्न नंबर 1.4 की तरफ पढ़ते हैं। आज दोस्तों हम एनसीईआरटी के प्रश्न नंबर 1.4 को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटमीकरण है। इस प्रकथन से आप क्या समझते हैं या आपका क्या तात्पर्य है। तो ये जो हम दिया हुआ है इसका अर्थ है आवेश के क्वांटमीकरण का अर्थ होता है कि जो आवेश होता है वो हमेशा 1, 2, 3, 4 के ही फॉर्म में चलता है। मतलब कि एक वस्तु है, इस वस्तु से इस वस्तु में आवेश जाएगा तो या तो एक आवेश जाएगा, या तो 2 आवेश जाएगा, या तो 3 आवेश चला जाएगा, या तो 4 आवेश चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि 1.5 आवेश चला गया, 2.5 आवेश चला गया,
3.5 आवेश चला गया और या फिर 4.5 आवेश चला गया, ऐसा कुछ नहीं होता। आवेश जो जाता है वो एक पूर्ण संख्या में जाता है, 1 2 3 4 इस तरह की संख्याओं में जाता है, पूरे नंबर में जाता है। ये नहीं कि 1.5 1.2 1.3 2.5 इस तरह की संख्या में नहीं जाता। इसी को कहते हैं आवेशों का क्वांटिमीकरण। तो इस चीज को हमने इस स्टेटमेंट में लिखा है ताकि आप पेपर में भी लिख सकें। किसी वस्तु का आवेश क्वांटिमीकरण है। इस कथन का तात्पर्य यह है कि हम किसी वस्तु पर आवेश एक न्यूनतम आवेश के सरल गुणक में एक रूप में ही हो सकता है। सरल गुणक के एक रूप में ही हो सकता है, अर्थात या तो एक में होगा, या तो इस वस्तु से इस वस्तु में आवेश एक आवेश चला जाएगा, या तो 2 आवेश चला जाएगा, या तो 3 आवेश चला जाएगा, या तो 4 आवेश चला जाएगा। यही बोल रहा है ये। अतः किसी आवेशित वस्तु पर आवेश, किसी आवेशित वस्तु पर, मान लीजिए ये वस्तु है, आवेशित वस्तु पर आवेश जो होता है वो Q बराबर Ne की फॉर्म में होता है। मतलब जो Ne होता है इसी से हम ज्ञात करते हैं उसका क्या आवेश, क्योंकि n का जो फॉर्म होता है वो 1 2 3 में ही होता है, 1.2 2.2 3.2 इस तरह से कभी नहीं हो सकता। यही होता है आवेशों का क्वांटिमीकरण। ये इससे हमारा यही तात्पर्य। देखिए हमने स्टेटमेंट को लिख दिया है। और हमसे बी में पूछ रहा है कि स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेश से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश को क्वांटिमीकरण की कैसे उपेक्षा कर सकते हैं, यही हमसे पूछ रहा है। तो जब कोई बड़ा पिंड होता है, जब कोई बड़ी बड़ी वस्तुएं होती हैं, कोई 2 बड़ी वस्तु, मान लीजिए ये मंगल ग्रह है, यम मतलब मार्स है, मंगल ग्रह, ये हमारी पृथ्वी है अर्थ। तो अगर हमको मंगल ग्रह और अर्थ के बीच में वैद्युत आवेश का मान ज्ञात करना हो तो इसके लिए हम आवेश के क्वांटिमीकरण का सिद्धांत नहीं पालन करेंगे। इस स्थिति में जब आवेश का मान बहुत बड़ा हो जाता है, अब मंगल ग्रह बहुत बड़ा है, अर्थ बहुत बड़ा है, ऐसे बड़े बड़े, या फिर 1 कूलाम, ऐसे मतलब जो बहुत बड़ा हो, उस आवेशों के लिए जब हम ज्ञात करते हैं आवेशों के तो उस समय आवेशों का क्वांटिमीकरण का कोई महत्व नहीं रह जाता, जब हम किसी बड़े पैमाने पर आवेश को ज्ञात करते हैं। इसे भी हमने यहाँ पर लिखा है, आप इसे एक बार पढ़ लीजिए। स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर आवेशों से व्यवहार करते समय, स्थूल मतलब बड़ा और अथवा बड़े, हम दोनों भाषा में लिख दिया। स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर आवेशों से व्यवहार करते समय आवेश के क्वांटिमीकरण का महत्व नहीं होता। आवेश के क्वांटिमीकरण का कोई महत्व नहीं होता। इसकी उपेक्षा की जा सकती है, मतलब इसको आप ना मानिए तो भी चल जाएगा। यही प्रश्न पूछ रहा था कि इसकी उपेक्षा कैसे कर सकती है, तो ऐसे कर सकती है। इसी कारण, इसका कारण यह है, इसका जो कारण क्या है कि हम इसकी उपेक्षा कर रहे हैं, ये हम बताना चाह रहे हैं कि बड़े पैमाने पर व्यवहार में आने वाले वस्तु आवेश मूल आवेश की तुलना में बहुत बड़े होते हैं। मतलब अर्थ से मंगल पर जो आवेश जाएगा वो कोई छोटा मोटा आवेश तो होगा नहीं, बहुत बड़ा आवेश होगा। तो उसमें हम ये नहीं कह सकते 1 आवेश गया 2 आवेश गया, पता नहीं कितना आवेश चला गया। इसीलिए उस समय हम आवेशों के क्वांटिमीकरण की उपेक्षा कर सकते हैं, अर्थात आवेशों के क्वांटिमीकरण को ना माने तो भी हमारा काम चल सकता है, उस समय हम इसको नहीं मानते। आइए दोस्तों हम प्रश्न नंबर 1.5 लगाते हैं। इसमें दिया हुआ है कि जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ा जाता है तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इसी प्रकार की परिघटना का वस्तु के अन्य युग्म में भी प्रेक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए एक प्रेक्षण आवेश संरक्षण के नियम के किस प्रकार सामंजस्य रखता है। मतलब एक कांच की छड़ है, उसको हम रेशम से रगड़ रहे हैं तो आवेशित हो जा रहा है, तो क्या वो क्या आवेश के संरक्षण के नियम का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है? अगर कर रहा है तो कैसे कर रहा है, इस बात से वो कैसे सामंजस्य रखता है, कैसे आप इसे उस चीज से रिलेट करेंगे, कैसे आप इस आवेश को, इस एक दूसरे को घर्षण करने से आवेश उत्पन्न हो रहा है, इस बात का संबंध हम संवेग संरक्षण के सिद्धांत से कैसे निकाल सकते हैं, यही हमसे पूछ रहा है प्रश्न में। तो इसे हमने एक स्टेटमेंट के जरिए लिखा है ताकि इसे आपको लिखने में, पेपर में लिखने में, याद करने में या पढ़ने में आसानी हो। इसके लिए हमने इसे एक बार यहाँ पर लिख दिया है, इसे एक बार पढ़ लीजिए फिर हम समझाते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि घर्षण द्वारा आवेशन की घटना आवेश संरक्षण के नियम के साथ पूर्ण सामंजस्य रखती है। जब इस प्रकार की किसी घटना में 2 उदासीन वस्तुओं को रगड़ा जाता है, 2 उदासीन अर्थात जिस पर कोई आवेश ना हो, इसको आप याद रखिएगा 2 उदासीन वस्तुओं को, क्योंकि अभी नीचे हम इसका डेरिवेशन करेंगे बार, तो उसमें आपको हम इसमें दिखाएंगे। रगड़ा जाता है तो वस्तु आवेशित हो जाती है। घर्षण से पूर्व दोनों वस्तु उदासीन होती है, अर्थात उनका कुल आवेश 0 होता है।
इस प्रकार के सभी परिघटना में सदैव यह पाया गया है कि एक वस्तु पर जितना धनावेश जाता है उतने ही ऋणावेश जाता है। इस प्रकार की घर्षण द्वारा आवेशन के बाद भी नेट आवेश शून्य ही बना रहता है। मतलब ये देखिए आप नीचे, ये एक कांच की प्लेट है। ये कांच की प्लेट को जब हम इससे रगड़ते हैं रेशम से, तो इस पर धनावेश तथा इस पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि Q बराबर हो सकता है, इसके हम लिख सकते हैं कि सबसे पहले जब इसे हम घर्षण नहीं किए थे तब ये दोनों वस्तुएं उदासीन थीं, अर्थात इसका मान भी Q बराबर 0 था और इसका मान भी Q बराबर 0 था। पर घर्षण करने के बाद इस पर आ गया Q बराबर प्लस Ne और इस पर आ गया Q बराबर माइनस Ne। पर जब हम कुल आवेश निकालेंगे, जब हम यहाँ लिखेंगे कुल आवेश, और कुल आवेश का मान जब हम निकालेंगे तो होगा Q बराबर Q1 प्लस Q2। मतलब Q मतलब परिणामी जो आवेश होगा वो हम जब निकालेंगे तो Q बराबर हो जाएगा प्लस Ne और Q2 बराबर हो जाएगा, ये Q1 है ये Q2 है, Q2 बराबर हो जाएगा माइनस Ne। तो प्लस Ne और माइनस Ne क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा कितना, n Q बराबर हो जाएगा 0। अर्थात जिस आवेश संरक्षण के सिद्धांत से, आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। अगर हम ये चाहें कि इसमें जितना आवेश था उसको हम खत्म कर दें तो ये संभव नहीं है, परंतु अगर हम ये चाहें कि इसका आवेश हम इसमें डाल दें तो ये संभव है। तो इसीलिए आवेश संरक्षण के सिद्धांत का यह पालन करता है, क्योंकि देखिए पूरे के पूरे डेरिवेशन में आप देखिए 0 आया, मतलब एक भी आवेश का नाश नहीं हुआ है, सभी के सभी आवेशों का स्थानांतरण ही हुआ है। जो हुआ है वो स्थानांतरण हुआ है, एक भी आवेश नष्ट नहीं हुआ है। अर्थात इसका ये होता है कि आवेश संरक्षण के नियम का ये पालन करता है, आवेश संरक्षण के नियम के साथ सामंजस्य रखता है। दोस्तों प्रश्न नंबर 1.6 को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि 4 बिंदु आवेश QA, QB, QC, QD, मतलब ये 4 बिंदु आवेश 10 सेमी भुजा के किसी वर्ग, तो ये देखिए बना दे रहे हैं यहाँ पर वर्ग, ये बन गया हमारा एक वर्ग। इस वर्ग A, B, C और D वर्ग के शीर्षों पर अव्यवस्थित हैं। वर्ग के केंद्र पर रखे एक म्यू आवेश पर लगने वाला बल कितना है। प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, 4 बिंदु आवेश, मतलब एक A, तो QA का मान 2 माइक्रोकूलम, QB का मान कितना है -5 माइक्रोकूलम, और क्या है QC का मान कितना है 2 माइक्रोकूलम, और QD का मान कितना है -5 माइक्रोकूलम। अव्यवस्थित रूप से हैं। हाँ, इसके केंद्र पर जो है 1 माइक्रोकूलम आवेश का बल लग रहा है। केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम पर लगने वाला बल कितना है, मतलब बीच में 1 माइक्रोकूलम का आवेश है, इस पर इन सब के द्वारा कितना कितना बल लग रहा है, यही हमें क्या करना है, ज्ञात करना। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो 5 है -5 माइक्रोकूलम, ये क्या कर रहा है, नीचे की ओर बल लगा रहा है, इस तरफ बल लगाया। तो ये D है, ये भी तो ऊपर की ओर बल लगा रहा है। तो ये जो बल लगा रहा है और ये जो बल लगा रहा है, ये दोनों एक दूसरे के बल को निरस्त कर दे रहे हैं। मतलब F, इस केंद्र को हम O मानेंगे, FBO बराबर FBO प्लस FDO, FBO B और O जो बल लग रहा है, DO जो बल लग रहा है वो हो गया बराबर 0, क्योंकि इसके द्वारा लगाया गया बल, इसके द्वारा लगाया गया बल, ये दोनों एक दूसरे के बल को निरस्त कर दे रहे हैं। अब देखिए, ये जो 2 माइक्रोकूलम है ये इस तरफ बल लगा रहा है सीधा, और ये जो ये 2 माइक्रोकूलम है A, ये नीचे की ओर बल लगा रहा है। तो होगा क्या, FAO प्लस FCO इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये इसको और ये इसको, ये सब एक दूसरे को निरस्त कर दे रहे हैं, मतलब कोई बल नहीं लग रहा है। अर्थात ये है कि इसका जो परिणामी बल है, इस पर जो लगने वाला बल है वो हमारा हो जाएगा कितना, 0। इसको आप स्टेटमेंट में लिख सकते हैं कि स्टेटमेंट में आप लिख सकते हैं DO तथा DO द्वारा B पर और BO द्वारा D पर लगने वाला बल एक दूसरे के समान है, अतः ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। और दूसरे स्टेट में आप लिख सकते हैं कि AO द्वारा लगने वाला C पर बल और CO द्वारा लगने वाला A पर बल एक दूसरे को निरस्त कर देता है, अतः दोनों DB और DC दोनों के द्वारा लगने वाला बल का परिणामी बल 0 होगा।
ये चीज आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्टेटमेंट के रूप में। बाकी इसका जो मान था वो सुनिए, बस यही इतना था। ये कौन। आइए दोस्तों हम प्रश्न नंबर 1.7 को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूटती। मतलब कोई भी रेखा ये होती है, ये आप देख लीजिए एक बार फिगर, आप एक बार फिगर देख लीजिए। इस प्रकार का मान लीजिए एक चुंबक है, ऐसे रेखाएं चलती हैं सतत वक्र के रूप में। कोई भी रेखा एकाएक ऐसे बीच में ही नहीं टूट जाती कि ऐसे कोई रेखा है, ऐसे है बीच में रेखा है ही नहीं, बीच में रेखा टूट गई, ऐसे कोई नहीं टूटती। क्यों? इस चीज को हमने स्टेटमेंट के रूप में लिखा है ताकि आप इसे पेपर में और कहीं पर भी अपने नोट्स में उतार सकें। देखिए है कि विद्युत क्षेत्र रेखा वह वक्र है जिसके प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, मतलब कि इसी वक्र पर खींची गई कोई भी ऐसी एक स्पर्श रेखा, ऐसे खींची गई टेंजेंट, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। मतलब ये जो हमने खींचा है लाइन, ये उसकी दिशा को, मतलब दिशा इस तरफ जा रही है, फिर यहाँ आएगा तो ये टेंजेंट खींचाएगा, दिशा इस तरफ जा रही है, वो दिशा को प्रदर्शित करता है। ये क्षेत्र रेखाएं सतत वक्र होती हैं। देखिए वक्राकार रेखाएं हैं, वक्र होती हैं, अर्थात किसी बिंदु पर एकाएक नहीं टूटती हैं, मतलब अचानक नहीं टूटती हैं। अन्यथा बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की कोई दिशा ही नहीं होगी। मतलब अगर एकाएक रास्ते में टूट जाएंगी तो यहाँ पर आप कहाँ कोई टेंजेंट बना पाएंगे। अब ऐसे आप देख लीजिए कि यहाँ पर एक ये है, अब ऐसे निकल रही हैं विद्युत क्षेत्र वो वक्र रेखाएं। अब यहाँ अगर बीच में कहीं ऐसे टूट गया हो तो यहाँ पर इस खाली स्थान पे आप कैसे टेंजेंट खींचेंगे? टेंजेंट ही नहीं खींचाएगा, कहाँ खींचाएंगे? तो इसीलिए उसकी कोई दिशा ही नहीं होगी, परंतु इसकी दिशा होती है, अर्थात यह असंभव है। बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की कोई दिशा नहीं होगी, होती है इसीलिए असंभव है। और देखिए इसमें हमें पार्ट 2 में दिया है, स्पष्ट कीजिए दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे का प्रतिच्छेदन नहीं करती। अर्थात कोई भी दो रेखाएं, जैसे कि इससे ये निकल रहा है तो कोई भी एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ नहीं है। ये देख लीजिए आप, कोई भी एक दूसरे के ऊपर, ये नहीं कि कोई एक दूसरा ऐसे करके चढ़ गया, इस तरीके का हिसाब किताब कहीं नहीं आपको मिलेगा, ये गलत है। क्यों नहीं एक दूसरे को काटती हैं? क्योंकि अगर ये एक दूसरे को काट देंगी तो इनकी दो दिशाएं बन जाएंगी। क्योंकि देखिए अगर कोई दो रेखा, जैसे ये देखिए आप यहाँ पे एक सीन देखिए, ये काटी है, दो रेखाएं बना, कैसा, ऐसा और ऐसा दो रेखा बना है। तो जब इस पे आप टेंजेंट खींचेंगे तो इसकी दो दिशाएं बन जाएंगी, एक ये और एक ये। और किसी भी आवेश पर दो दिशाएं बनना असंभव है, इसीलिए ये असंभव है कि ये एक दूसरे को काटें, क्योंकि दो दिशाएं बनना असंभव है और कटने के बाद बनेंगे तो तय है। इसका मतलब ये है कि कट नहीं सकती दोनों रेखाएं, दोनों विद्युत क्षेत्र की रेखाएं कट नहीं सकती, क्योंकि दो दिशा बन जाएगी और दो दिशा बनती नहीं है, इसीलिए यह असंभव है। ये देखिए हम स्टेटमेंट लिखने से पढ़ लेते हैं। दो विद्युत रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती, क्योंकि इस स्थिति में काटन बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींचनी जाएगी जो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित करेंगी। देखिए दो दिशाएं प्रदर्शित करेंगी, जो असंभव है। दोस्तों प्रश्न नंबर 1.8 को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि दो बिंदु आवेश QA 3 माइक्रोकूलम, अर्थात QA का मान दिया हुआ है कितना, 3 माइक्रोकूलम। ये दो बिंदु आवेश हैं। QA का मान दिया हुआ है 3 माइक्रोकूलम और QB का मान दिया हुआ है -3 माइक्रोकूलम। निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। निर्वात है मान लीजिए, एक दूसरे से ये लोग 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो हमसे पहले स्टेटमेंट में बोल रहा है कि इनके बीच में अगर कोई बिंदु O रखा हो तो इनके बीच की कुल दूरी कितनी हो जाएगी। मतलब बीच में अगर कोई बिंदु O रखा हो तो इन पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है ऊपर, वो कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है। मतलब इन दोनों के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है। तो इसमें हमें QA का मान दिया हुआ है कितना, 3 माइक्रोकूलम। मतलब QA का मान हमें दिया हुआ है 3 × 10⁻⁻6 कूलम में चेंज कर लेंगे इसे। QB का मान दिया हुआ है 3 माइक्रोकूलम, मतलब वही बात हुआ 3 × 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम। तो फिर और इसमें हमें R का मान कितना दिया हुआ है, R का मान दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो इसे हम चेंज कर लेंगे मीटर में, तो हो जाएगा 0.2 मीटर। और एक QA, इसके और इसके बीच की जो दूरी हो जाएगी वो 0.1 है। तो इसके और इसके बीच की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसके बीच की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जब हम जोड़ देंगे तो हमें एक परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो जाएगा, और वही हमसे पहले प्रश्न में पूछ रहा है। तो इससे हम लिखेंगे E बराबर
ई ए मतलब इसके और इसके बीच की वृत्त क्षेत्र की तीव्रता, ई बी मतलब इसके और इसके बीच की वृत्त क्षेत्र की तीव्रता, इसे हम जोड़ देंगे। तो ई ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर स्क्वायर, और ई बी बराबर ई बी जिसमें दिया हुआ है प्लस करना है, क्या हमें प्लस करना है, ई बी प्लस करना है, तो प्लस कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर स्क्वायर। अब इसमें जो कॉमन लेने लायक है वो पहले हम इसमें कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या लेने लायक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेने लायक है, क्योंकि और इसको हमें जोड़ना है, इन दोनों को हमें जोड़ देना है, और क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट ये कॉमन दोनों में, जैसे हम बाहर ले लिए। क्यू का मान कितना है, 3 × 10⁻⁻⁶ प्लस 3 × 10⁻⁻⁶ बटे में 0.1 बटे में 0.1 की बीच की दूरी जो थी वो सेंटीमीटर में था, उसे हम मीटर में चेंज कर लिए। तो अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9 × 10⁻9 और ब्रैकेट में 3 3 का हो जाएगा क्या, 3 3 कितना हो जाएगा, 3 3 9, 3 3 का हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, हो जाएगा कितना 6, 3 + 3 जोड़ लिए, गुणे 10⁻⁻6 और बटे में 0.1, 0.1 जो है ये यहाँ पर आ जाएगा। देखिए इसे अब जब हम 0.1 को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा प्लस में, तो क्या हो जाएगा 9 × 10⁻9 गुणे 6 × 10⁻⁻5, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और एक को काट दिया तो कितना बचेगा 10⁻⁻5। तो इसे हम गुणा करेंगे तो 9 छक्के 54 गुणे 9 में से 5 जाए कितना बचेगा 4, 10⁻⁻10 प्लस का 4, तो हम इसे लिख सकते हैं 5.4 गुणे 10⁻5 न्यूटन, 10⁻5 न्यूटन प्रति कूलम। और ये जो दिशा होगी हमारी बल की वो होगा हमारा बल की दिशा ए से बी की ओर, मतलब क्यू ए से क्यू बी की ओर हमारे बल की दिशा होगी। ये क्यू ए है जो हमें प्रश्न में दिया हुआ था, ये क्यू बी है, अब तो जानते ही हैं क्यू ए है क्यू बी। और इसमें हमें क्या पूछ रहा है, इसमें हमें क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है कि यदि 1.5 गुणे 10⁻⁻9 परिणाम का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए, मतलब ये जो क्यू बिंदु है इस पर कोई इतनी कूलम आवेश का परीक्षण आवेश रख दिया जाए तो उस पर क्या बल अनुभव करेगा, परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा, इस पर कितना बल लगेगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं, ये हमें क्यू का मान कितना दिया हुआ है, याद रखिएगा 1.5 गुणे 10⁻⁻9। अब देखिए क्यू का मान हमें इन्होंने दे दिया 1.5 गुणे 10⁻⁻9, जो कि आप प्रश्न में दिख रहे हैं। देखिए प्रश्न में दिया हुआ है -9 कूलम। तो फिर आप देखिए पार्ट 2 है ये, इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, उस बिंदु पर लगने वाला बल ज्ञात करना है। तो हम इस पर F बराबर QE से हम, जैसे कि ये हमारा जो फॉर्मूला होता है वैद्युत आवेश की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का फॉर्मूला है E बराबर F बटे Q। तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं F बराबर QE। तो F का मान हमें ज्ञात करना है, Q का मान हमें दिया हुआ है 1.5 गुणे 10⁻⁻9 और Q का जो मान था वो हमने पहले से ही यहाँ पर ज्ञात कर लिया 5.4 गुणे 10⁻5। जब इसे आप गुणा कर देंगे तो आपका मान आ जाएगा 8.1 गुणे 10⁻⁻4 न्यूटन। ये आपका आंसर आ जाएगा। आइए हम एनसीईआरटी के प्रश्न 1.9 को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है किसी निकाय में दो आवेश QA 2.5 गुणे 10⁻⁻7 कूलम तथा QB 2.5 गुणे 10⁻⁻7 कूलम क्रमशः दो बिंदु A जो -15 सेंटीमीटर की दूरी पर तथा QB जो +15 सेंटीमीटर की दूरी पर आवेशित है। निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कीजिए। मतलब हमें इसमें देखिए जी ये एक दिया हुआ है, इसे आप जान रहे होंगे, एक कोऑर्डिनेशन फिगर है। ये यहाँ प्लस होता है, वो यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है, यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है। ये निर्देशांक है, निर्देशांक ग्राफ है। इसमें हमें
यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, -3, ओ -3, मान लीजिए ऐसे ही सो ऑन -15, यहाँ पर अभी प्लस में 15, अभी बीच में है -3, 4 है, लेकिन 15 तक जाना है तो उतना लंबा हम बनाएंगे नहीं, सीधा 15 मानते हैं। तो -15 पर देखिए बी वाला +15 पर, ए वाला -15 पर, ए वाला -15 पर, तो ए वाला -15 पर कितना है 2.5 × 10 पर घाते -7, तो क्या हो गया यहाँ पर -15 पर हमारा हो गया 2.5 × 10 पर घाते -7, और बी पर कितना हो गया +15, तो +15 पर हमारा कितना हो गया, +15 पर हमारा हो गया 2.5 × 10 पर घाते -7। प्रश्न में हमसे पूछा क्या है, निकाय का कुल आवेश, तो निकाय का कुल आवेश प्लस के द्वारा लगने वाला बल इस तरफ, माइनस के द्वारा लगने वाला बल, प्लस के द्वारा लगने वाला बल और माइनस के द्वारा लगने वाला बल समान है। देख लीजिए 2.5 × 10 पर घाते -7, 2.5 × 10 पर घाते -7, इसीलिए एफ ए प्लस एफ बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों का बल समान है इसीलिए दोनों निरस्त हो जाएंगे। और अब देखिए यहां से -15 और यहां से +15, मतलब इस बिंदु से दूरी जो है वो 15 इधर इतना, 15 इधर इतना, मतलब मेन बिंदु से, मूल बिंदु से इसकी दूरी 15 सेंटीमीटर, इसकी दूरी 15 सेंटीमीटर, मतलब कुल दूरी जो हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया दूरी। आर का मान हमें ज्ञात होगा कितना 30 सेंटीमीटर, और जो हमारा आवेश है Q, तो इसका भी आवेश समान, इसका भी आवेश समान, कितना 2.5 × 10 पर घाती -7, इसका भी 2.5 × 10 पर घाती -7, तो इसीलिए जो हमारा Q का मान होगा वो भी हमारा वही हो जाएगा 2.5 × 10 पर घाती -7, क्योंकि दोनों का आवेश समान है इसीलिए हम इसका जो परिणामी आवेश होगा वो भी उतना ही होगा। अगर यहाँ पर 2.5 है, यहाँ पर 2.67 होता तो हम दोनों का परिणामी निकालते, लेकिन दोनों समान है इसीलिए हम सीधा परिणामी बल ये हमारा आएगा, इसीलिए सीधा हम इसे लिखते रहे Q। तो हमें क्या ज्ञात करना है, निकाय का कुल आवेश, जो कि हमने ज्ञात कर लिया 0 है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है दूसरी पार्ट। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P बराबर Q × 2A। तो Q का मान कितना है 2.5 × 10 पर घाते -7, 2 गुणे में A का मान, मतलब R का मान कितना है, R का मान 30 दिया हुआ है, तो R का मान मतलब इससे इसके बीच की दूरी, इस इतने के बीच की जो दूरी है वो कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, इस इतने के बीच की दूरी, एक भाग के पार्ट की दूरी कितना है 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर है, इसे हम चेंज करेंगे किसमें, मीटर में, तो R बराबर हो गया कितना 15 × 10 पर घाती -2 हो गया, 15 × 10 पर घाती -2, तो इसे आप गुणा कर लीजिए 2.5 × 10 पर घाती -7 गुणे 15 दूनी 30 × 10 पर घाती -2। हम केवल इस इतने के बीच, मतलब एक के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, तो क्योंकि a है, a का 2 से गुणा कर दिए तो पूरे का हो गया अपने आप ही, देख लीजिए पूरे का कितना था 30 सेंटीमीटर, देखिए 30 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि हम केवल एक कितने का निकाले, फिर 2 से देखिए गुणा किए, क्योंकि फॉर्मूले में 2 ऑलरेडी था, फॉर्मूले में हमसे r का मान नहीं पूछा था, a का मान पूछा था। a का मान मतलब होता है कि इस इतने के बीच की दूरी, यहाँ से मूल बिंदु के बीच की दूरी, ना कि पूरे की, इसीलिए हम a का मान रखने के लिए आधी दूरी को रखिए, तो देखिए पूरी दूरी हमारे पास आ गई, ये हम इसे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा कितना 2.5, 25 × 75, 3.5 0 है तो हो जाएगा कितना, हो जाएगा पॉइंट हट जाएगा 75, 700 हो जाएगा हमारा 750, 700 वो 75 गुणे 10 पर घाते -7 है, और प्लस में 2 है तो हो जाएगा 7 8 9 हो जाएगा -9, तो कुल हो जाएगा हमारा 7.5 × 10 पर घाते -8 कूलाम प्रति कूलाम मीटर, ये हमारा आ जाएगा मान इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो हमारा मान था, जो हम यहाँ ज्ञात कर रहे थे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो ये हमारा यहाँ पर आ गया है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 7.5 × 10 पर घाती -8 कूलाम मीटर। आप देख लीजिए, अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में भेजिएगा, इस क्वेश्चन को हम फिर से एक बार लगाकर भेज देंगे। अगर कोई आइए अब एनसीईआरटी के प्रश्न संख्या 1.10 को लगाते हैं। इसमें दिया हुआ है 4 × 10 पर घाती -9 कूलाम मीटर
द्विध्रुव आघूर्ण का कोई, द्विध्रुव आघूर्ण का क्या बोल रहा है, द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब कि P बराबर कितना 4 गुणे 10 पर घाती माइनस 9 गुलाम प्रति मीटर का वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव कितना बोल रहा है, वैद्युत द्विध्रुव कितना बोल रहा है, E बराबर 5 गुणे 10 पर घाती 4, NC मतलब न्यूटन कुलाम, न्यूटन कुलाम के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा में 30 डिग्री मतलब थीटा का मान कितना 30 डिग्री संरेखित द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण परिकल्पित कीजिए। मतलब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें बल आघूर्ण मतलब जे का मान, ये बल आघूर्ण टाउ का मान हमें ज्ञात करना है। इसे मैं गलती से जे ही मेरे मुंह से निकलता है। टाउ बराबर होता है, फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, पीई साइन थीटा। तो टाउ बराबर हो जाएगा, पी का मान कितना दिया 4 गुणे 10 पर घाती माइनस 9, ई का मान कितना दिया 5 गुणे 10 पर घाती 4, साइन थीटा का मान कितना दिया है 1/2। क्यों, साइन थीटा का मान साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, 1/2। तो टाउ का मान अब कितना रखेंगे 5 4 20 20 गुणे 10 पर घाती माइनस 9 में से 4 जाएगा 10 पर घाती माइनस 5 गुणे में क्या 1/2, 2 से कितना घटेगा बचेगा 10, इतना हो जाएगा। टाउ बराबर हो जाएगा 10 पर घाती माइनस 4, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर, ये आपका हो जाएगा आंसर। एनसीईआरटी के प्रश्न नंबर 1.11 को लगाते हैं। इसमें दिया हुआ है ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलिथीन का टुकड़ा 3 गुणे 10 पर घाती माइनस 7 गुलाम के ऋणावेश से आवेशित हो जाता है। ऋणावेश से क्या होता है, आवेशित हो जाता है। ज्ञात क्या करना है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या आकलित करनी है, मतलब हमें n का मान ज्ञात करना है। संख्या, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना हो तो मतलब होता है कि हमें n का मान ज्ञात करना है। ये आपने स्टार्टिंग में ही पहले वीडियो में हमारे देखा होगा, जो हम डालते थे चित्रा प्रकाशन का, हमने कई वीडियो डाले हैं, उसमें आप देखिएगा हमें ये जो पार्ट 1 डाला है उसमें हमने इसे बढ़िया से बताया है और उसमें क्वेश्चंस में। तो n का मान हमसे पूछ रहा है, पॉलिथीन का टुकड़ा q आवेश मतलब 3 गुणे 10 पर घाती माइनस 7, आकलित कीजिए, क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या आकलित करनी, कोई दिक्कत नहीं। हम आवेशों के क्वांटीकरण के फॉर्मूले से जानते हैं Q बराबर Ne, तो हमें n का मान ज्ञात करना है, तो हो जाएगा Q/E। तो हो जाएगा n बराबर Q का मान कितना दिया है 3 गुणे 10 पर घाती माइनस 7, E का मान कितना दिया हुआ है 1.6 गुणे 10 पर घाती माइनस 19। जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.875 गुणे 10 पर घाती 12, ये हमारा जो है मान आ जाएगा। तो इतने इलेक्ट्रॉन का जो है स्थानांतरण होगा। दूसरे पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है, दूसरे पार्ट में पार्ट 2 में हमसे पूछ रहा है कि ऊन, क्या ऊन में पॉलिथीन में सनहित का स्थानांतरण भी होता है, सनहती का स्थानांतरण भी होता है, मतलब क्या द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है। तो हाँ, द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है। द्रव्यमान का स्थानांतरण मतलब जितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है उतना भार भी स्थानांतरित होता है। तो इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है, me बराबर होता है 9.1 गुणे 10 पर घाते माइनस 31 केजी, किलोग्राम, किलोग्राम में है ये, केजी में, किलोग्राम में। तो आवेशों के सनहति के फॉर्मूले से पॉलिथीन के स्थानांतरण की जो सनहति थी उसकी फॉर्मूले से m बराबर n तो m बराबर n का मान कितना दिया था 1.875 गुणे 10 पर घाती 12 गुणे में 9.1 गुणे 10 पर घाती माइनस कितना 31। तो जब इसे आप गुणा करेंगे तो आपका मान आ जाएगा 1.7 गुणे 10 पर घाती माइनस 18 किलोग्राम, ये आपका मान आ जाएगा। यम बराबर हो जाएगा 1.7 गुणे 10 पर घाती माइनस 18।